हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को 6 बजे मैंने जो दूसरा टेस्ट है वो डाल दिया था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट करके, और आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया था बहुत ही जल्द, और मुझे आंसर्स भी मिले हैं जिसमें से अधिकतर आंसर्स यानी ज़्यादातर आंसर्स सही हैं। बट जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताया था कि मैं टेस्ट के अगले ही दिन आपको उस टेस्ट का सोल्यूशन बताऊंगा डिटेल में, कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ डिटेल्ड सोल्यूशन होंगे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो आज जो हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे कल के टेस्ट का है, जो कि है बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर था। मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे, टोटल 8 क्वेश्चंस थे हमारे पास, और आपको उन सभी में से 7 क्वेश्चंस जो थे वो आपके MCQ थे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, और 8th क्वेश्चन जो था आपका सब्जेक्टिव था। तो आपको मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस टेस्ट का। तो फटाफट हम शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ये चीज़, क्योंकि टेस्ट जो है अभी हम रेगुलर शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बताया हुआ है, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे 3 दिन आपको हर वीक में टेस्ट मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को। इसको मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया और फिर डिटेल में नहीं बताया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। कंसिडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज अ पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू F mod x. Its ground state energy E0 is estimated using uncertainty principle. Then E0 is proportional to F की पावर अल्फा. Find the value of अल्फा. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन ट्रिक से भी सॉल्व हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने जेस्ट की प्रिपरेशन करी है, या जो लोग नेट भी देना चाहते हैं अपने BSc ऑनर्स में, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो अभी आपको बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपको उसको नोट कर लेना है। वो है WKB अप्रॉक्सीमेशन। WKB अप्रॉक्सीमेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको शायद पता हो ये चीज़, जिनको नहीं भी पता है वो नोट डाउन कर लेंगे। अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे होता है, क्यों होता है। हालांकि इसका एक छोटा सा मैंने रिलेशन पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या होता है कि इफ़ V इज डिपेंडेंट ऑन F x की पावर न्यू, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर V जो है वो x की पावर न्यू पर डिपेंड करता है और कुछ कांस्टेंट है उसका F, तो जो E होता है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है, वो डिपेंड करता है इस तरह से, F n-2 h क्रॉस, ये आपके पास हो जाता है रूट पाई ओवर 2mf, और ये गामा फंक्शन आ जाता है 1/न्यू प्लस 3/2 ओवर गामा फंक्शन ऑफ 1/न्यू प्लस 1, और इस टोटल का जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसकी पावर 2 न्यू ओवर न्यू प्लस 2। तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की मदद से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें F पर डिपेंडेंसी पता लगानी है। तो हम न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो डाटा है कि जो V ऑफ x है वो F mod x है, बेसिकली x की पावर 1 है। तो न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो आप बस पुट कर दीजिए इसमें E0 F। अब देखिए न्यू की वैल्यू 1, हमें न्यू से तो कोई मतलब नहीं, हमें F पर डिपेंडेंसी पता लगानी है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मुझे F पर डिपेंडेंसी पता लगानी है। तो यहाँ पर F तो एक बाहर आ गया, और एक यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√f, ये तो 1/√f है, और इसकी पावर न्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। सो बेसिकली F, और ये 1/f की पावर 1/3 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट f की पावर 2/3। क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो f की पावर 2/3 बचेगा। यानी E0 जो है तो प्रोपोर्शनल है f की पावर 2/3 के। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 2/3 या 0.66 आ जाएगा। और क्योंकि नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, वो रेंज में भी पॉसिबल है, तो आप 0.66 भी लिख सकते हैं, 0.60 से लेकर 0.67 तक आंसर सही माना जाएगा। तो आपको ये मैंने ट्रिक से सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपको इसको समझने की, इतना आप समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी के बेसिस पर आएगा। इसको एडवांस डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है एंड टाइम पर, ये आप MSc लेवल पर पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो पहले हो सकता हो कि आपको ट्रिक अगर पता है, जैसे मैंने बता दी है, कहीं और तरीके से आपको पता है, तो आप ट्रिक से ही अप्लाई करके विदिन 2 मिनट्स या विदिन मिनट्स आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। अब बात करते हैं सर डिटेल में इसका क्या सोल्यूशन आएगा। तो देखिए सबसे पहले गाइज आपको डिटेल में सोल्यूशन के लिए इसका जो सेकंड मेथड है वो आपको पता है कि p² by 2m प्लस v ऑफ x होता है। तो E इज इक्वल टू
पी स्क्वायर बाई 2m और पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो एफ एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से करना था, जैसा कि क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स जो पी होता है वो एच क्रॉस के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा पी कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डेल्टा एक्स। ये हमारा एनर्जी आ गया। अब क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात हो रही है, यानी एनर्जी जो है वो मिनिमम करना पड़ेगा। तो एनर्जी मिनिमम के लिए डी ई ओवर डी डेल्टा एक्स वो 0 के बराबर करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m एक्स डेल्टा एक्स का क्यूब और ये प्लस एफ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। हालांकि 2 ऊपर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इधर चला जाएगा और वेट अ सेकेंड, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर दिया ना, तो एच स्क्वायर 2m डेल्टा एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ। तो डेल्टा एक्स क्यूब इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2mf और डेल्टा एक्स आ गया एच क्रॉस स्क्वायर 2mf की पावर 1/3। तो ये डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास, यानी इस डेल्टा एक्स की वैल्यू पे एनर्जी मिनिमम होगी। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू जब आप ई के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि जो ई नॉट होगा वो एफ की पावर 2/3 पर डिपेंड करेगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ मैंने आपको गलत नहीं बताई है। आप बिल्कुल आप जो ये इस डेल्टा एक्स की वैल्यू पे ही एनर्जी मिनिमम होगी, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल होगा। जब आप पुट करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू ये, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ई नॉट है वो एफ की पावर 2/3 पर डिपेंड करेगा और अल्फा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। आप पर डिपेंड करता है कि आप छोटा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं या आप डिटेल में कॉन्सेप्चुअली यूज़ करके उसका आंसर निकालना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर 4 mod x where psi of x is normal, when psi of x or where psi of x is normalized, the value of a can be written as root 1 over beta, then what is the value of beta। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका अप्लाई करते हैं, जो क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके, या जो डेफिनेशन ऑफ वो है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, आप इसको ध्यान में भी रखना, अपने दिमाग में फिट करके रखना, ये भी एक ट्रिक से सॉल्व हो सकती है। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, और सिंपल क्या है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपने बहुत बार किया भी होगा कि इफ़ जो आपका साई ऑफ एक्स है वो प्रोपोर्शनल है ई की पावर के एक्स के, तो जो आपका हमेशा जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है वो 1 ओवर रूट के ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके पास साई ऑफ एक्स जो है वो ई की पावर के एक्स है, वेयर के इज कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, देन ध्यान रखना जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो 1/√k के बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था कि 4 mod x है, तो बेसिकली mod x को आप जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो k की वैल्यू है वो 4 है, क्योंकि k पर डिपेंडेंट करेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√4। सो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि क्या होगा इसका आंसर बीटा का, तो यह क्या हो जाएगा, 1/√4 है, तो यह बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखें मैंने रूट को रिजॉल्व नहीं किया है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि उन्होंने गलती कर दी कि रूट की वैल्यू निकाल के बीटा बता रहे, नहीं, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, क्योंकि बीटा के अंदर ही है, मतलब रूट के अंदर ही है वो, तो ए का ए आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या रूल अप्लाई करना पड़ता है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई स्टार, और ये साई का जो मल्टीप्लिकेशन है dx वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल, या आप कह सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये -∞ टू +∞, आप इसका स्टार निकालेंगे, इसको आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो -∞ टू 0 के लिए पहले हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस फिर 0 से ∞ के लिए फिर हम ऐसे कर लेते हैं dx इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हो जाएगा आपके पास, जब आप स्टार निकालेंगे या वो निकालेंगे तो ऐसा, इसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं 4 mod x को, तो e की पावर -4x व्हेन x इज लेस देन 0 और e की पावर 4x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो e की पावर -4x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मतलब -8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर e की पावर -8x dx प्लस a स्क्वायर ∞ टू 0 टू ∞ e की पावर -8x नहीं होगा यहाँ पर,
ये फिर इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीटा की वैल्यू जो है वो 4 ही आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपने बहुत बार किया भी होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपको ले रहा हूँ, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन को पहले कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। लेट वी पी एंड ई डिनोट्स द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर रिलेटिविस्टिक बात होगी, यहाँ पर रिलेटिविटी का एडिशन होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मोमेंटम लिख लेना है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले की मदद से। तो मोमेंटम इन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला जो होगा सोल्यूशन नंबर 3, हमें पता है मोमेंटम इज नथिंग बट एम डैश वी होगा, और एम डैश को अगर मैं रेस्ट मास के फॉर्म में लिखूंगा तो एम वी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो पी स्क्वायर है वो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो बेसिकली हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर का अगर हम देखें, यहाँ पर निकल जाएगा कि जो वी स्क्वायर है ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी क्योंकि ये इस तरफ रहेगा ही। तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, तो वी स्क्वायर इज़ नथिंग बट पी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वी इज़ नथिंग बट सी पी ओवर पी स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि बाकी किसी ऑप्शन को चेक करने के लिए फिर आप एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी को डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, देखिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है कि कौन सा आने वाला है, एक ऑप्शन सी है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पी इज इक्वल टू एम डैश भी होगा और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी नहीं होगा। नेट एनर्जी जो होगा वो आपको पता है कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 4, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, ऐसा कुछ होगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। डी ई अपॉन में डी पी कॉन्स्टेंट नहीं होता, वेरी करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो आई होप कि ये भी सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट, मैंने कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 4 है। कह रहा है गिवन द यूजुअल कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन द कम्यूटेटर ए बी ऑफ ए, ये ए इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है, यानी हमें बेसिकली इसका कम्यूटेटर निकालना है, कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है। तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कम्यूटेटर, क्योंकि आईआईटी जेईई के सिलेबस में है, तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। फिर आप लेंथी समझो, पेपर मॉडरेट अगर लेवल हम समझ रहे हैं तो लेंथी क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है एक्सप्रेशन इसका। तो देखिए गाइस, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बेसिकली कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है। तो हम दोनों को पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ए कम्यूटेटर बी, वो हो जाएगा ब्रैकेट आपके पास है आई एक्स पी वाई माइनस आई वाई पी एक्स, और ये हो जाएगा वाई पी जेड और प्लस जेड पी वाई। तो सबसे पहले आपको काम क्या होता है कि आपको हर किसी के साथ कम्यूट करना पड़ेगा। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एंड देन इसको इसके साथ। तो बेसिकली 4 टर्म्स आने वाले हैं। हम चारों टर्म्स को ध्यान से लिखते हैं। आई बाहर लिख लिया मैंने, एक्स पी वाई का कम्यूटेटर वाई पी जेड, क्लियर, पहला हो गया। माइनस आई वाई पी एक्स का जो कम्यूटेटर है वो वाई पी जेड, इसका इसके साथ कर दिया हमने, प्लस आई जो है एक्स पी वाई का कम्यूटेटर जेड पी वाई, क्लियर, फिर माइनस वाई पी एक्स और ये जेड पी वाई। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स तो जीरो हो गई, ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया और ये वाला भी टर्म आपका जीरो हो गया। ये तो कम्यूटेटर रिलेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर आप वाई और वाई देख सकते हैं और एक्स और जेड देख सकते हैं, तो जीरो ही हो गया। तो बेसिकली ये हो गया एक्स कम्यूटेटर एक्स पी वाई और ये वाई पी जेड और माइनस का वाई पी एक्स और ये जेड पी वाई, यही दोनों टर्म बचे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से x बाहर लिख लेता हूँ और फिर मैं इसे और एक्सपेंड करता हूँ पी वाई वाई पी जेड
और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई पी जेड। ठीक है, वो तो करते ही मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो एक बार एक्स बाहर लिख लिया और एक बार जो है आपका पी वाई बाहर लिख दिया। उसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करते हैं यही चीज़, माइनस आई वाई और ये हो जाएगा पी एक्स जेड पी वाई और माइनस वाई और ये जेड पी वाई और फिर पी वाई बाहर आ जाएगा, पी एक्स बाहर आ गया। अब इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि फिर से यहाँ पर x और y आ गया, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो गया और फिर आपके पास ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो गया। तो क्या फाइनली बचा मेरे पास आई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है माइनस आई एच क्रॉस और ये हो जाएगा पी जेड। ठीक है, पी जेड बचेगा मेरे पास, क्लियर है। और फिर जो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पी एक्स आ रहा है ना, ये आपका ज़ीरो हो गया, क्लियर है, ये ज़ीरो हो गया और माइनस आई पी, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं इसको, यस ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगा, ये चीज़ ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों के दोनों टर्म पी वाले हैं। तो ये वाला टर्म आपके पास ज़ीरो नहीं बचेगा, ये बचेगा आपके पास कितना आई एच क्रॉस आई जेड पी एक्स। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, एच क्रॉस कॉमन आ गया, एक्स पी जेड प्लस पी एक्स जेड। ठीक है, पी एक्स जेड एक्स पी जेड, यस। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास, एक्स पी जेड पी एक्स जेड, एक्स पी जेड एंड पी एक्स जेड, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। माइनस का टर्म नहीं रहेगा, वो हट चुका है, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप इसे दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैंने किस तरीके से किया है। कम्यूटेटर जो है कम्यूटेशन रिलेशन ही यूज़ किए मैंने, कुछ एडवांस चीज़ इसमें नहीं करी है। और आई होप कि आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइज मेरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 5 है। कह रहा द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस आई के एक्स। द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर अ रियल पार्ट ऑफ दिस वेव फंक्शन इज। तो देखिए सबसे हम सिंपलेस्ट इसे वे में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वेव फंक्शन को लिख लेते हैं कि वेव फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है। वेव फंक्शन दिया हुआ है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस आई के एक्स। इसका रियल पार्ट निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो ऑयलर वाला फॉर्मूला होता है वो यूज़ करता हूँ, कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स, इसके लिए हो गया प्लस 2 कॉस के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स। तो यहाँ पर रियल पार्ट आप देख सकते हैं, वो जो रियल पार्ट आएगा कॉस के एक्स प्लस 2 कॉस के एक्स। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास, या बेसिकली आप इसे क्या लिख सकते हैं 3 कॉस के एक्स। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जे ऑफ एक्स टी, वो है एच क्रॉस ओवर 2 एम आई साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार ओवर डेल एक्स साई। अब देखिए इसका अगर आप स्टार निकालें और फिर डिफ्रेंशिएट कर दें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, स्टार क्योंकि कॉस के एक्स ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साई स्टार निकाला तो ये 3 कॉस के एक्स ही रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 3k माइनस का साइन के एक्स। अब देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी प्लस में, लेकिन क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये सेम चीज़ यहीं पर आएगी, जिसका कैंसिल करने से ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है इस फंक्शन के, इस वेव फंक्शन के रियल पार्ट के लिए 0 आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग CSIR नेट 2021 जून के एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग सर्च कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मिलें, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलें कि आप किस तरह से नेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसा पता है कि आप BSc ऑनर्स फिजिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं नेट का एग्ज़ाम, और MSc के स्टूडेंट्स तो देंगे ही, उनको देना भी चाहिए फॉर देयर PhDs। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का ऑन गोइंग CSIR नेट फिजिकल साइंस बैच, जो कि अभी चल रहा है। जो ज्वाइनिंग लिंक है इस बैच का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए विद द इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप to access all the courses with ease. So please join this batch and apply my code AKJHA100 to get 10% instant discount on any kind of courses. Okay, thank you.
तो गाइस जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 है। द रिकॉयल मोमेंटम ऑफ एन एटम इज PA व्हेन इट इमिट्स एन इंफ्रारेड फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर एंड इट इज PB व्हेन इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, देन द रेशियो ऑफ PA ओवर PB। देखिए ये क्वेश्चन को मेरे को अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि डी ब्रोगली रिलेशन हमें क्या बोलता है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। सो PA ओवर PB इज़ नथिंग बट लैम्डा B ओवर लैम्डा A। हमें यही निकालना है, तो लैम्डा B इज़ नथिंग बट 1500 ओवर 500, तो 3:1 बेसिकली। लैम्डा B कितना दिया हुआ है 500, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर। तो PA ओवर PB और लैम्डा B मेरे पास 500 दिया हुआ है और ये लैम्डा है 1500, तो यानी 1:3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ B। तो इसमें कुछ नहीं, हमें डी ब्रोगली रिलेशन यूज़ करना था, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अब मेरे पास जो है 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम उन 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैटर वेव्स के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मुझे इसे डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा भी होगा कि जो स्पीड ऑफ जो होती है पार्टिकल, जो स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है इन केस ऑफ मैटर वेव्स, वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। बेसिकली आप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होते हैं। इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका हाफ mv² होगा, और इसे जब आप mc² के बराबर करेंगे तो v² इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ c², v इज इक्वल टू √2 टाइम्स c आ जाता है। तो जिसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है मैटर वेव की वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, और इसे आप बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम है, बट नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है मैं भी बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर का क्या क्राइटेरिया है कि A इज इक्वल टू A डैगर के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे अब हम प्रूव करते हैं कि किस तरीके से ये बराबर होगा। तो गाइज हमें प्रूव करना है कि जो आपके पास ऑपरेटर दिया हुआ है A इज इक्वल टू आयोटा, हमें इसमें से प्रूव करना है कि कौन सा वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, कि आप हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपके पास हर्मिशन है। चेक करने का तरीका आपको बहुत ही सिंपल है कि जो A जो आना चाहिए वो A डैगर के बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम इसका डैगर निकाल लेते हैं। डैगर निकालेंगे तो ये -i सबसे पहले हो जाएगा। अब देखिए x² में डैगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हर्मिशन होता है, तो x² का डैगर x² के बराबर ही होगा। लेकिन px, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि px में आयोटा आता है, तो आयोटा आता है तो अगर वो माइनस हो भी जाता है तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये माइनस जो है यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके माइनस आयोटा, जो माइनस का साइन है वो बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब बाकी अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। मैं इन शॉर्ट ही समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसलिए, लेकिन आप इसे चेक कर सकते हैं कि जब px में, क्योंकि आपको पता है I H क्रॉस ds ओवर dx ये होता है, डेल ओवर डेल एक्स होता है, तो जब इसे डैगर निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक माइनस का साइन आ जाएगा, तो वो माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, और ये माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा। और यही चीज़ अगेन आप देखेंगे A के बराबर ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो यानी जो आपने ऑप्शन A को चेक किया है वही आपका हर्मिशन ऑपरेटर है। सो A इज़ हर्मिशन ऑपरेटर, A इज़ हर्मिशन ऑपरेटर। तो हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए हैं जो मैंने आपको इस टेस्ट में दिए थे। आप इसे हर एक जो सॉल्यूशन को डिटेल में देख सकते हैं, और किसी में भी अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है सर, तो मैं आपको डिस्कस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। एंड प्लीज़ अगर आपको ये टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए कि जो है, ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट काफ़ी जल्द मैं आपको बना सकूँ। लेकिन आपको जैसा पता है कि नेक्स्ट टेस्ट आपको जो है फ्राइडे को मिलने वाला है, यानी कि कल ही मिलने वाला है। सो बी रेडी, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि किस टॉपिक के होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर होने वाला है, और पहला हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको उसे सॉल्व करना है विद इन 30 मिनट्स। सो बी रेडी, आप उसे रिवीजन करना शुरू कर दीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन को। फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कवर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी खत्म करेंगे, ऐसे ही 3 टेस्ट में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।